टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न के बाद में अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जाने बिना कोई टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। अगर टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट होना है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पैटर्न्स को समझना जरूरी है। तो वैसे भी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न के बेस पे कोई ट्रेड लेते हैं, उसको अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ में देखकर ट्रेड लिया जाए, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कन्फ्लुएंस में आप उस ट्रेड को कंफर्म करते हैं, तो डबल कंफर्मेशन मिलती है और ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आगे आने वाले कुछ वीडियोस में भी जब हम स्पेशल पैटर्न्स को समझेंगे तो उन स्पेशल पैटर्न्स को समझने के लिए भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जानना बहुत जरूरी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना इन पैटर्न्स को समझा नहीं जा सकता है। तो इस वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब किसी स्टॉक में एक प्राइस एक्शन होता है, यानी प्राइस या तो ऊपर की तरफ जाता है या प्राइस नीचे की तरफ जाता है, तो इन दोनों कंडीशन में ही प्राइस एक्शन के लिए दो चीजें बहुत जिम्मेदार हैं। तो बल्कि कहिए कि दो चीजें ही जिम्मेदार हैं, और वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड मतलब किसी चीज की मांग, और सप्लाई मतलब उस चीज की आपूर्ति। तो जब भी डिमांड और सप्लाई का मैट्रिक्स इसके पीछे काम करता है, यानी डिमांड और सप्लाई में जब मिसमैच होता है, तब कोई स्टॉक का प्राइस या तो ऊपर जाता है या तो नीचे की तरफ जाता है। अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो उस स्टॉक में डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, और अगर स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब डिमांड सप्लाई से बहुत बहुत ज़्यादा है। वहीं इसके विपरीत अगर किसी स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जाता है तो इसका मतलब स्टॉक में सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, और अगर सप्लाई डिमांड से बहुत ज़्यादा है तो स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से नीचे जाता है। और तीसरी सिनारियो ये बनता है जब स्टॉक में ना तो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है ना ही बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, वो एक रेंज में ही ट्रेड करता रहता है। तो उस सिचुएशन में डिमांड और सप्लाई लगभग एक दूसरे के बराबर होती हैं, या कहिए कि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को मैच करती रहती हैं, और प्राइस एक रेंज में ही ऊपर नीचे की तरफ घूमता रहता है, यानी एक रेंज में बना रहता है। जब कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, यानी स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तो लोअर लोज और लोअर हाइस बनाता हुआ नीचे की तरफ गिरता है। और इस गिरने के प्रोसेस में एक प्राइस लेवल ऐसा आता है जहां से स्टॉक में बाइंग प्रेशर आना शुरू हो जाता है, यानी बायर्स की पकड़ मजबूत होनी शुरू हो जाती है और सेलर्स की पकड़ धीमी होनी शुरू हो जाती है। बायर्स को लगता है कि स्टॉक एक अच्छी टेरिटरी में है, अब इसको बाय करना अच्छा है, स्टॉक सस्ता हो गया है, तो यहाँ से बायर्स उस स्टॉक को बाय करते हैं। जैसे ही स्टॉक सेल होता है वैसे ही बायर्स का इंटरेस्ट जागता है और उस स्टॉक को बार बार बाय करते हैं। तो एक प्राइस लेवल से स्टॉक बार बार ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है, और ऐसा कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक चल सकता है। और जितना लंबा समय स्टॉक इस तरह से पास ऑन करता है, इस तरह से पास करता है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्रिएट होते हैं। और सपोर्ट लेवल क्रिएट होने पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो स्टॉक वहां से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे, यानी स्टॉक में रिवर्सल हो जाए, या स्टॉक फर्दर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके फर्दर नीचे गिरना शुरू कर दे। तो अगर स्टॉक सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगा, यानी उसमें नई सेलिंग आएगी, बायर्स की पकड़ हल्की हो जाएगी और सेलर्स की पकड़ मजबूत हो जाएगी, तो स्टॉक फिर तेजी के साथ में नीचे की तरफ गिरता है, और नीचे गिरने के बाद में एक नए सपोर्ट लेवल की खोज करता है, यानी एक नया सपोर्ट लेवल क्रिएट होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टॉक किसी एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर ही सपोर्ट ले, यानी सपोज कीजिए कि 200 रुपीज़ पर एक बार स्टॉक को सपोर्ट मिला, तो उसके बाद में जब कई सारी मल्टीपल कैंडल स्टिक्स बनती हैं तो 200 रुपीज़ के ऊपर या नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, ये बार बार बाउंस बैक करके सपोर्ट ले सकता है। तो एक तरह से एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल क्रिएट ना हो करके एक प्राइस लेवल की रेंज क्रिएट होती है, यानी एक सपोर्ट जोन क्रिएट होता है, और इस सपोर्ट जोन के बेसिस पर हम जज कर सकते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बन गया है।
और जब भी एक सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद में कई बार स्टॉक ऊपर की तरफ बाउंस बैक करने की कोशिश करता है और इस सपोर्ट लेवल से बार बार रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे की तरफ गिरता है। यानी सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में एक रेजिस्टेंस का काम करने लगती है और वो स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं? रेजिस्टेंस लेवल भी सपोर्ट लेवल की तरह ही होते हैं। जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है यानी हायर हाइज और हायर लोज बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, तो एक प्राइस लेवल पर पहुंचने के बाद में उस स्टॉक में सेलर्स की पकड़ मजबूत होने लगती है और बायर्स की पकड़ ढीली होने लगती है। यानी सेलर्स को लगता है कि ये स्टॉक अब काफ़ी चल चुका है, काफ़ी महंगा हो चुका है, तो अब अपनी ग्रिप सेलर्स बनाते हैं और बायर्स की पकड़ धीमी होने लगती है और एक प्राइस लेवल पर पहुंचने के बाद में स्टॉक में बार बार सेलिंग आती है और स्टॉक नीचे की तरफ बाउंस बैक करता है। बार बार एक प्राइस लेवल पर पहुंचने की कोशिश करता है और फिर नीचे की तरफ बाउंस बैक करता है। तो ऐसा ये प्रोसेस कई दिनों या कई हफ्तों या कई महीनों तक चल सकता है और इस प्रोसेस में जितना समय स्टॉक इस लेवल पर गुजारेगा उतना ही स्ट्रांग यानी उतना ही तकड़ा रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट होता है। और सपोर्ट लेवल की तरह रेजिस्टेंस लेवल में भी एक जोन क्रिएट होता है, एक प्राइस जोन क्रिएट होता है। उस प्राइस जोन के बेस पर एक जजमेंट किया जा सकता है कि ये इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल से बाउंस बैक करके नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दे यानी ट्रेंड का रिवर्सल शुरू हो जाए, या स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे यानी उसमें फ्रेश बाइंग आ जाए, यानी बायर्स फिर से एक्टिव हो जाएं और उस स्टॉक को फिर ऊपर की तरफ ले जाना शुरू कर दें। तो दोनों ही कंडीशन में हमको देखना है कि स्टॉक का क्या बिहेवियर है। स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाना शुरू किया है तो कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक एक बार नीचे की तरफ आता है और इस प्राइस लेवल पर आने के बाद में उसमें फिर से बाइंग आती है, यानी ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ये फिर उस स्टॉक के लिए सपोर्ट लेवल का काम करता है और स्टॉक इस सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर की जर्नी शुरू कर देता है यानी अप ट्रेंड में जाना शुरू हो जाता है। तो आइए कुछ चार्ट ओपन करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला चार्ट हमने लिया है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का आप देखिए कि इस जोन को देखिए, इस जोन में मल्टीपल कैंडलस्टिक्स बनी है और सबको एक प्राइस लेवल से रिजेक्शन मिला है, प्राइस रिजेक्शन मिला है, यानी यहाँ से सपोर्ट मिला है। तो देखिए ये कितनी सारी कैंडलस्टिक हैं जिसमें लोअर शेडो बहुत लंबी है, इसका मतलब कि यहाँ पे लगातार बाइंग आई है और स्टॉक ऊपर की बार बार ऊपर की तरफ बाउंस किया है और मल्टीपल कैंडलस्टिक बनाने के बाद में फिर यहाँ से देखिए अप ट्रेंड में चला जाता है ये। दूसरा लिया है अपोलो टायर्स का, ये भी जो है सपोर्ट लेवल के लिए लिया है। यहाँ पर देखिए ये कई सारी कैंडलस्टिक, यहाँ पर भी लोअर शेडोज, कुछ डोजीज, कुछ स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक्स बनी हैं और मल्टीपल कैंडलस्टिक्स यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बनाती हैं और इस सपोर्ट जोन के बाद में स्टॉक फिर देखिए ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्टॉक लिया है आयशर मोटर्स का, ये हमने लिया है रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए। आप देखिए चार्ट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में जाने के बाद में यहाँ पर इन इतनी सारी मल्टीपल कैंडल्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया है, यानी इस कैंडलस्टिक का हाई ये है, दूसरी कैंडलस्टिक ने फिर इस हाई को अप्रोच किया, उसके बाद में फिर ये कुछ कैंडलस्टिक यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, फिर ये कुछ ऊपर की तरफ अप्रोच किया और फाइनली यहाँ पर एक बार और अटेम्प्ट हुआ और फाइनली फिर स्टॉक ने नीचे गिरना शुरू कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस जोन बन जाता है और एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट हमने लिया है होम फर्स्ट का, ये भी हमने रेजिस्टेंस के लिए लिया है। देखिए अप ट्रेंड के बाद में चार्ट पर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट होते हैं, तो कितनी सारी कैंडलस्टिक्स हैं जो यहाँ पर इनमें प्राइस का रिजेक्शन हुआ है, यानी अपर शेडोज बहुत लंबी हैं तो इसलिए ये प्राइस रिजेक्शन को शो करती हैं, यानी बार बार यहाँ पर सेलर्स हावी हो जाते थे
और बायर्स जो है बैकफुट पर आ जाते थे, और फाइनली मल्टीपल कैंडलस्टिक्स में रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में स्टॉक ने नीचे गिरना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट लिया हमने पेज इंडस्ट्रीज़ का। पेज इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक भी काफ़ी दिन से ये डाउन ट्रेंड में था, और डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पर देखिए कितनी सारी कैंडलस्टिक्स हैं जो नीचे से एक लेवल के बाद में नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है प्राइस, और यहीं से ही प्राइस का रिजेक्शन मिलता है। देखिए इन मल्टीपल कैंडलस्टिक्स को देखिए, ये सब मिल करके यहाँ पर एक जोन क्रिएट करती हैं जिसे सपोर्ट जोन बोला जा सकता है। सपोर्ट जोन बोला जा सकता है अभी, अगर इस जोन को इस स्टॉक ने ब्रेक कर दिया, जैसे यहाँ पे एक बार ब्रेक करने की कोशिश की थी, यहाँ तक गया था, यानी यहाँ पे ओपन हुआ इस कैंडलस्टिक में और फिर फाइनली अचीव कर लिया और यहाँ पर प्राइस क्लोज हो गया। तो एक बार अटेम्प्ट हुआ था लेकिन स्टॉक ने अचीव कर लिया, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग मिली है इसको। तो ऐसे ही मल्टीपल कैंडलस्टिक में इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग बाइंग मिल चुकी है और मिल भी रही है, तो यानी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना रहा है। और अगर इसने इस सपोर्ट जोन को के यहाँ से ही बाउंस बैक ले लिया, यानी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, तो ये एक तगड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से ब्रेक डाउन दे दे, यानी नीचे की तरफ ब्रेक दे दे, और उस केस में अगर स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो इस लेवल को अगर हम इसका बेस लेवल मान ले, तो ये सपोर्ट लेवल भी बाद में चल के एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा अगर ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट लिया है कोटक बैंक का। ये हमने मंथली चार्ट लिया है। ये बहुत महीनों से एक रेंज में फंसा हुआ है, यानी इसका हाई था 2267, अराउंड 2267, और इससे पहले और इसके बाद वाली कैंडलस्टिक, कितनी सारी मंथली कैंडलस्टिक देखिए, एक रेजिस्टेंस जोन बनाती हैं, और इस रेजिस्टेंस जोन को ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। और नीचे की तरफ भी देखिए, नीचे की तरफ भी यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बनाती हैं, और इस सपोर्ट जोन से भी ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन या कहिए कि नीचे की तरफ ब्रेक नहीं दे पा रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इस स्टॉक में क्या होने वाला है, ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है इस स्टॉक में। आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।